हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये जो सीरीज बन रही है वो कौन सी है? इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। सिंपल जी। चलिए, आप बीए प्रोग्राम के बच्चे हो या बीए ऑनर्स के बच्चे हो वो मैटर नहीं करता, बस ये मेक श्योर करना आपका जो सेमेस्टर हो वो थर्ड या फोर्थ हो, तब आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। सिंपल जी। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सिंपल जी। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5वां, जिसमें हम सीखेंगे कंज्यूमर की स्पेंडिंग के बारे में, कि कंज्यूमर किस तरीके से अपने पैसे को खर्च करता है और कंज्यूमर कहां कहां पे पैसे को खर्च करता है, कितना पैसा उस जगह पे खर्च करेगा। सिंपल जी। मतलब कंजम्पशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। सिंपल जी। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा अमाउंट हम रखते नहीं है, 150 से 200 के बीच में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। क्या पता आपने कांटेक्ट किया हो, आपको डिस्काउंट भी चल रहा हो तो आपको मिल जाए वहां पे डिस्काउंट्स पे। सिंपल जी। तो 150 180 तक आपको नोट्स मिल जाएंगे इजीली। तो कांटेक्ट करके एक बार ट्राई करके देखना। सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आज चैप्टर नंबर आ रहा है आपका 5वां, जिसका नाम है कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब कंज्यूमर स्पेंडिंग ये जो चैप्टर है वैसे तो बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर अलग कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं बाकी के। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको बस खाली 4 चीजों के बारे में सीखना है, 4 मॉडल्स के बारे में सीखना है, 4 कंसेप्ट्स के बारे में सीखना है। सिंपल। और वो 4 कंसेप्ट्स जो है वही सिखाएंगे आपको कंज्यूमर जो है वो अलग अलग तरीके से किस तरीके से स्पेंड करता है और किस तरीके से हमने फ्रेम किया है कंजम्पशन को। सिंपल जी। चलिए, सबसे पहले मॉडल आता है कीन्स कंजम्पशन फंक्शन। सबसे पहले कौन सा आता है? कीन्स कंजम्पशन फंक्शन। ये इन्होंने मॉडल दिया था 1936 के अंदर, और इनका मानना था जो कंजम्पशन है वो इनकम का ही एक पार्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अपनी इनकम को पूरा कंजम्पशन के ऊपर खर्च करें। ये मानते हैं कंजम्पशन होता है, नेगेटिव में उसकी कभी वैल्यू नहीं होगी, हमेशा 0 या फिर 0 से ऊपर कंजम्पशन हमेशा रहने वाला है, और जो कंजम्पशन में चेंज भी होता है वो भी हमेशा 0 से ऊपर ही रहता है और 1 से नीचे रहता है। सिंपल जी। तो इनके कुछ ऐसे कंजम्पशन के ऊपर थ्योरीज थी जिसकी वजह से हमने एक पूरा ही एक चैप्टर, एक पूरा कंसेप्ट एक डिराइव कर लिया है कंजम्पशन के ऊपर, और इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से ताकि आप एग्जाम्स में जो भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, थ्योरीज आने वाली हैं, उनको टैकल कर पाओ। सिंपल जी। तो कीन्स कंजम्पशन फंक्शन सीखते हैं, और उसके बाद दूसरा कंसेप्ट हम सीखेंगे साइमन कुजनेट स्टडी, जो की हुई थी 1946 में। अब ये कुछ ज्यादा अलग स्टडी नहीं है, यही कीन्स सर ने जो अपना कंजम्पशन का मॉडल दिया था उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके साइमन सर ने अपनी एक थ्योरी निकाली है। क्या थ्योरी निकाली है? कीन्स सर का मानना था कंजम्पशन जो है वो कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन जो साइमन सर है वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो कंजम्पशन 0 हो सकता है। सिंपल जी। कंजम्पशन, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं। कीन्स सर का मानना था कि जो इनकम होती है उसका हम थोड़ा पार्ट सेव कर लेते हैं या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाकी पार्ट जो होता है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे साइमन सर का मानना था कि लॉन्ग टर्म में कोई भी इंसान जो होता है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, इसलिए जितनी भी इनकम हम कमाते हैं उसका ज्यादातर क्या पूरा ही पार्ट हम किस पे खर्च कर देते हैं? कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देते हैं। और इनके हिसाब से अलग थ्योरी डिराइव होकर आती है, तो वो भी थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। सिंपल जी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ए 2 पीरियड मॉडल। 2 पीरियड मॉडल क्या होता है? 2 पीरियड मॉडल ऑप्टिमाइजिंग कंजम्पशन, यानी कि हम 2 पीरियड मॉडल के बारे में सीखेंगे जहां पे हम ऑप्टिमाइज करेंगे कंजम्पशन को। अब ये 2 पीरियड मॉडल होता क्या है ये समझेंगे इसके अंदर, और ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में सीखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है 2 पीरियड मॉडल के अंदर। इसमें कंजम्पशन को हमने इनकम और सेविंग के हिसाब से डिराइव करने की जगह पे हमने इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से डिराइव किया है, कि पास्ट में जो कंजम्पशन, सॉरी पास्ट कह रहा हूं, जो प्रेजेंट में आप कंजम्पशन कर रहे हो वो कंजम्पशन अलग है, फ्यूचर में जो कंजम्पशन करने जा रहे हो वो कंजम्पशन अलग होता है। जो अभी प्रेजेंट में कंजम्पशन कर रहे हो वो कैसे अफेक्ट करता है आपके फ्यूचर के कंजम्पशन को, या फिर जो फ्यूचर में कंजम्पशन आप डिराइव करने वाले हो वो कैसे उससे कैसे अफेक्ट होता है आपका प्रेजेंट का कंजम्पशन। सिंपल जी। तो ये 2 पीरियड मॉडल आता है, यानी कि हमने कंजम्पशन को 2 टाइम फ्रेम में डिवाइड कर रखा है। सिंपल जी। और उसके बारे में स्टडी करेंगे 2 पीरियड मॉडल में। और लास्ट में आता है आपका आयरविंग फिशर इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजिंग मॉडल। हाँ जी, सॉरी। तो आयरविंग फिशर के हिसाब से आता है इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजिंग मॉडल। इस मॉडल के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इस मॉडल के अंदर हम थ्योरी लेने वाले हैं
टू पीरियड मॉडल की ही, और जिसमें हम दिखाएंगे कि जो हमारी इनकम होती है वो और कुछ नहीं होती, वो कंजम्पशन का कोलैब होता है। यानी बहुत सारे कंजम्पशन को टोटल करने के बाद हम क्या निकाल पाते हैं, अपनी इनकम निकाल पाते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी समझा सकते हो, जो भी हमारी इनकम आती है वो हम अलग अलग तरह के कंजम्पशन पे या फिर कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं। सिंपल जी, बाकी इतना ज्यादा खास मॉडल है नहीं। अगर मेरे से पूछो कि भैया सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने वाला कौन सा मॉडल है, बस वो बता दो, हम वही करना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने वाला है कीन्सन मॉडल, सेकंड नंबर पे टू पीरियड मॉडल। इसके अलावा बाकी जो थ्योरीज हैं वो छोटी छोटी हैं, आपको पढ़ते पढ़ते भी ऐसा लगेगा कि भाई 5 मिनट में खत्म हो गया, ये तो छोटा सा कंसेप्ट था, समझे जी। लेकिन जो मेन जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है कीन्सन सर का सबसे बड़ा मॉडल होता है, जो कि आप 12वीं में भी पढ़ के आ चुके होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। दूसरा जो टू पीरियड मॉडल है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है अच्छा सा, ठीक है जी। तो एग्जाम्स में आने वाले बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इनके। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं कीन्सन सर का कंजम्पशन फंक्शन, और ये कैसे डेराइव होता है, कंजम्पशन कैसे, इसके क्या रिलेशंस होते हैं बाकियों के साथ, वो सब समझते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट इजीली समझने में थोड़ी सी आसानी ज्यादा हो जाए। सिंपल जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एक टेबल में इनकम की, किसकी, इनकम की। अब देखिए इनकम के बारे में आपको क्या बताऊं, आप पहले से ही पता होगा आपको सब चीजें। सिंपल जी, इनकम के बारे में तो अब देखिए इनकम, सोचिए क्या कभी भी दुनिया में आपने किसी की भी इनकम नेगेटिव देखी है? क्या इनकम कभी भी नेगेटिव होती है? यानी कि आप काम करने जाओ, बदले में आपको पैसे ना मिले, बल्कि आप पैसे दे के आओ, आप बोलो सर थैंक यू, आपने मेरे को काम किया, काम दिया, और ये लो जी मैंने जितना काम किया उसके बदले में ये लो जी पैसे। मतलब आप काम भी कर रहे हो किसी दूसरे का और बदले में पैसे भी दे के आ रहे हो। तो इनकम कभी क्या नेगेटिव होती है? कभी ऐसा होता है कि आपने किसी के लिए काम किया, किसी का काम किया और बदले में पैसे भी आपकी तरफ से ही जा रहे हैं? नहीं ना। तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होता, इनकम कभी नेगेटिव नहीं होती। सिंपल जी। क्या इनकम कभी जीरो होती है? इनकम कभी जीरो होती है? वो कह रहा है भैया जीरो भी नहीं होती। नहीं सर, आपकी इनकम कितनी है? बेरोजगार बैठे हो, बताओ, है ना जी। तो इनकम जीरो होती है ना? हाँ जी, इनकम जीरो होती है। तो इनकम जीरो से ही स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। अच्छा, क्या इनकम एकदम से बढ़ जाती है? आप क्या एकदम से अंबानी बन जाते हो? वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकम धीरे धीरे करके बढ़ती है। सिंपल जी। तो इनकम मान लेते हैं पहले जीरो थी, अब कितनी हो गई? 50, फिर हो गई 100, फिर हो गई 150, और उसके बाद कितनी हो गई? 200। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंजम्पशन की। कीन्सन सर का मानना था कि कंजम्पशन एक मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि अगर इंसान मान लो कमाता भी नहीं है ना, तब भी वो थोड़ा बहुत मिनिमम थोड़ा बहुत तो कंजम्पशन करेगा ही करेगा। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भूखा तो मरेगा नहीं, चाहे वो चोरी करे चाहे कहीं डाका डाले, मगर उसको बेसिक नीड्स अपनी फुलफिल करनी है, तो वो बेसिक नीड्स के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा ही। मान लो वो सुबह शाम भटूरे भी खाता है, और क्या बोलते हैं 30-30 रुपए की भटूरे की प्लेट है, सबसे घटिया जो बाजारों में मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है जी। वो प्लेट 30 रुपए की भी आती है, तो फिर दिन में 2 बार 3 बार का छोड़ो, 2 बार तो खाएगा ही। हाँ जी, तो सुबह की भटूरे की क्या बोलते प्लेट एक 30 रुपए की, शाम की भटूरे की प्लेट 30 रुपए की। वो कह रहा भैया कहाँ मिलती है, हमको भी बता दो। नहीं जी, आजकल तो जमाना महंगाई का हो गया जी, 60, 70, 90, 100 रुपए के आसपास की प्लेट चली जाती है, सस्ती सस्ती लेने जाओ तो। फिलहाल कई जगह मिलती भी होगी भाई, गाँव देहात के अंदर जाओगे तो वहां पे सस्ती भी मिल जाती है, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। तो 30 और 30 60 में मान लेता हूं बेसिक तौर पे। कोई इंसान मिनिमम कंजम्पशन भी करता है तो 60 रुपए तो मिनिमम खाएगा ही खाएगा जिंदा रहने के लिए। सिंपल जी। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, ये मिनिमम कंजम्पशन है, इसको हम दूसरी भाषा में बोल देते हैं सी बार। क्या बोल देते हैं? सी बार। अच्छा, इस कंजम्पशन में और इस कंजम्पशन में फर्क है। ये कंजम्पशन चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, ऐसा हो सकता है ये कंजम्पशन। लेकिन ये जो सी बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। क्या मैं 60 रुपए से कम कंजम्पशन कर सकता हूं? नहीं जी, मैं 60 रुपए से कम कंजम्पशन नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भटूरे की प्लेट मैं 60 रुपए की जगह मैं 30 रुपए की खाऊं, बस खाली एक ही बार खाऊं। भाई इतने पे कहूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, समझे जी। इसलिए ये मिनिमम कंजम्पशन में मैंने माना है कि एक देश के अंदर या फिर कोई भी इंसान एक दिन के अंदर इतना मिनिमम कंजम्पशन करेगा। सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ये मिनिमम कंजम्पशन है। अब जो कंजम्पशन होता है, क्या वो एकदम से बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है? वो कह रहा भैया घट जाता है। नहीं जी, घटेगा तो नहीं, बिल्कुल भी धीरे धीरे बढ़ता ही है। अब खुद सोचो ना, जब आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, क्या आप ज्यादा अच्छा नहीं खाना चालू करोगे? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, तो फिर हम कुछ भी नहीं खरीदते थे। मतलब कि हम मान लो पैंट शर्ट एक खरीद के रख लिया और वही हम सालों सालों तक चलाते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान होता है, उसके पास कपड़े बढ़ते जाते हैं, उसके पास लग्जरी आइटम बढ़ते जाते हैं, वो स्मार्टफोन लेने चालू कर देता है, आईफोन वाईफोन ये सब चीजें लेने चालू कर देता है। सिंपल जी। चलिए, तो उसकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। मान लेता हूं मैं, यहां पे मैंने माना था कि जो इनकम है वो 50 रुपए से बढ़ रही है हर बार, दिख रहा है 50 रुपए से। लेकिन इतनी स्पीड से हम कंजम्पशन तो नहीं बढ़ा सकते ना, कि जितना आप कमाए नहीं रहे उतना ही खाने लग गए।
ऐसा नहीं होता ना। तो इनकम तो तेजी से बढ़ती है थोड़ी सी, लेकिन कंजम्पशन थोड़ा कम स्पीड से बढ़ाएंगे। सिंपल जी। तो मान लेते हैं मैंने ये 50 से बढ़ाया, तो मैं इसको 20 से बढ़ाता हूं, तो 60 से अगली बार कंजम्पशन हो जाएगा 80, फिर उसके बाद 100, उसके बाद 120, उसके बाद 140। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं, मैं कंजम्पशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 20-20 से बढ़ा रहा हूँ, समझे? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। अब 20-20 से क्यों बढ़ाया भैया, 50-50 से क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि इनकम हमारी 50 से बढ़ रही है। अब देखो ऐसा नहीं होता, जैसे अंबानी जी है, वो करोड़ों रुपए कमाने लग गए, क्या वो करोड़ों रुपए खाएंगे भी? करोड़ों रुपए का सामान पता है कितना सारा आ जाएगा? वो नहीं खा पाएंगे। जितना वो कमाते हैं उतना सारा कोई खा ही नहीं सकता, समझे जी? अब मैं आपको 10,000 रुपए का कोई सामान लाके भी दे दूं ना अभी खाने के लिए, तो आप वो भी नहीं खा पाओगे एक दिन के अंदर, समझे जी? तो इनकम आपकी बढ़ सकती है, 10,000 रुपए कमा सकते हो आप एक दिन में, होता है एक टाइम ऐसा आएगा कि आप करोड़ों रुपए कमाओगे एक दिन में, समझे जी? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंजम्पशन भी करोड़ों रुपए का करोगे, समझे? क्योंकि हमारे पास जो नीड्स होती हैं या फिर सेटिस्फेक्शन के लिए जो हमारे पास पेट होता है वो तो थोड़ा सा ही होता है ना, इसलिए। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। तो कंजम्पशन कम स्पीड से बढ़ता है। अब बात करते हैं यहीं पे सेविंग की। अब चूंकि आपको पता है इनकम मतलब जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका करेंगे क्या कमाने के बाद? या तो हम खा जाएंगे या फिर हम पैसा बचा लेंगे। खा लिया तो कंजम्पशन, बचा लिया तो सेविंग, यही तो दो काम होते हैं। यानी मैंने कमाए थे मान लो 0 रुपए और खाए थे कितने? 60 रुपए। कहां से खाया था मैंने पैसा? मैंने कमाया कुछ नहीं और खाया 60 रुपए, कहां से? कह रहा भैया पापा मम्मी की जेब में से निकाला होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने पापा मम्मी की सेविंग को माइनस कर दिया, यानी सेविंग क्या आई मेरी? माइनस का 60। सिंपल इतना, बहुत अच्छी बात है। अब दोबारा देखो, मैंने कमाया 50 रुपए, थोड़ी सी इनकम मेरी बढ़ गई, 50 रुपए कमाए, लेकिन खाए कितने? 80। तो सेविंग कितनी हुई? भैया सेविंग कहां करी? पापा मम्मी की जेब से अभी भी निकाल रहे हो आप। कितने रुपए निकाल रहा हूं मैं? 30 रुपए। तो उनकी सेविंग और माइनस हो गई। अब सुनिए, मैंने कमाए 100 रुपए, खाए भी मैंने 100 रुपए, तो पैसे कितने बचे मेरे पास? वो कह रहा भाई जितना कमाया उतना खा लिया, तो पैसे बचे कहां? तो पैसे कितने बचे? 0। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा, इस वॉल्यूम में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इनकम कितनी है आपकी? 150, कंजम्पशन कितना है? 120, प्लस में सेविंग, ये यहाँ पे प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस करते के साथ ही सेविंग कितनी आ गई आपकी? 30। आप खुद समझ रहे हो ना, नॉर्मल सी बात है। 150 आपने कमाया और आपने खाया कितना? बस 120। तो पैसे बचे ना आपके पास? कितने पैसे बचे होंगे? 30 रुपए, वही लिख दिया मैंने। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो सेविंग कितनी आ गई आपकी? 60। इतना सिंपल। यार कॉलेज के बच्चे हो, इतना तो मैं मानता हूं कि आपको आता ही होगा, बेसिक है। आगे चले, चलिए। ये था आपका इनकम, कंजम्पशन और सेविंग का टॉपिक। सिंपल जी, आसान था। हाँ जी। कीन्स सर कहते हैं कि जो सेविंग करनी होती है वो बुरी बात होती है, इसलिए हम प्रायोरिटी देंगे सेविंग की जगह किसको? इन्वेस्टमेंट को। किसको प्रायोरिटी देंगे? इन्वेस्टमेंट को। और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक तरीके से कांस्टेंट ही होती है, उसमें जल्दी से चेंज नहीं आता। तो अगर किसी बंदे ने कहीं पे अगर 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच लिया, तो वो हमेशा ही इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी? 60 रुपए की। उसमें जल्दी से चेंज नहीं आता। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? बढ़िया। आगे चलते हैं। अच्छा, हम टॉपिक करने वाले थे कंजम्पशन का। कंजम्पशन के टॉपिक के बाद एक टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है काफी, और उसका नाम है एडी। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक देश के अंदर जितनी भी चीजों की डिमांड करी जाती है उसका जोड़ क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। अब एक देश के अंदर, देश, कंट्री, इकोनॉमी कितने तरह की होती है बेसिकली? इकोनॉमी भैया आपने बताई थी 3 तरह की होती है इकोनॉमी। एक होती है 2 सेक्टर, एक 3 सेक्टर और एक होती है 4 सेक्टर। सिंपल। 2 सेक्टर के अंदर कौन कौन होता है? हाउस होल्ड और फर्म। 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म और साथ में गवर्नमेंट। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, साथ में गवर्नमेंट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आप कह सकते हो एब्रॉड, विदेश। अब देखिए 2 सेक्टर मान लो हमारा देश है, तो उसमें कौन कौन होगा? हाउस होल्ड और फर्म। अब ये दोनों मिलकर जिन भी चीजों की डिमांड करेंगे, जितनी भी चीजें कंजम्पशन के लिए मांगेंगे, जितनी भी चीजों की डिमांड करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? एग्रीगेट डिमांड। यानी अगर 2 सेक्टर में आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना हो तो कैसे निकालते हो? हाउस होल्ड का मेन काम क्या होता है? खाना पीना। तो हाउस होल्ड किस चीज की डिमांड करेगा? जो खाने की चीजें हैं, यानी हाउस होल्ड डिमांड करता है कंजम्पशन की। प्लस में फर्म वाले किस चीज की डिमांड करेंगे? फर्म वाले होते हैं बिजनेसमैन, इनको काम होता है मेन इन्वेस्टमेंट का। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट का डिमांड करेंगे ये लोग, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनको चीजें चाहिए। सिंपल जी। तो ये फॉर्मूला बन गया C+I किसका? एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? C+I। कौन सी इकोनॉमी में? 2 सेक्टर की इकोनॉमी में। वहीं पे 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट तीनों होती हैं। तो अगर एग्रीगेट डिमांड निकालना हो कि देश में कितनी डिमांड होगी, तो तीनों के खर्चों को जोड़ना है। हाउस होल्ड किस पे खर्चा करता है? कंजम्पशन पे। फर्म वाले इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हैं। और गवर्नमेंट के तो अगले
गवर्नमेंट के तो अपने अलग से ही न्यारे खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। सिंपल जी, जैसे स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, ये सब चीजें। सिंपल, आगे चलते हैं। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में खर्चे क्या होंगे, तो समझिए। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड का खर्चा कंजम्पशन, इन्वेस्ट फर्म का खर्चा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और अब्रॉड विदेश वाले किस पे खर्चा करते होंगे, वो करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे खर्चा। तो इसलिए क्या लिखना है यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, एडी का। ये एडी का फॉर्मूला कौन सी इकोनॉमी में है, ये है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में। इतना समझा गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिलहाल अगर आपको नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, आप छोड़ दो इसको, बस आप मेन इस पे फोकस करो, क्योंकि अभी टू सेक्टर वाला ही काम है हमें। सिंपल जी। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई होता है। ठीक है जी। एक देश के अंदर जो भी खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, और कैसे निकाला हमने, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। सिंपल जी। तो ये देखिए, अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई बोले एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ के, यानी 60 और 60 हो गया 120, 80 और 60 हो गया 140, ऐसे 160 और यहाँ पे 180। कोई डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक राज की बात बताऊं, छोटी सी बात, नॉर्मल सी बात। ये जो इनकम होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अगर आप एग्रीगेट सप्लाई निकालना चाहोगे तो बस इनकम वाली वैल्यू को ही उठा के यहाँ पे लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा ना, बहुत अच्छी बात है। ये बचपन में आपने सीख रखी है सारी चीजें, इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ में आया जी, आगे चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मेन सीखते हैं इनके डायग्राम्स। अब इनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इनकम का डायग्राम है, इनकम का डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो जी, यहां पे दिखाऊंगा इनकम और नीचे जीडीपी। चलो, अब देखो जीडीपी बोल लो या फिर इनकम बोल दो यहाँ पे भी, या फिर इसको आउटपुट बोल दो, वो सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकम चालू हो रही है जीरो से और लगातार बढ़ रही है, तो बस जीरो से चालू करना है और लगातार बढ़ाना है। सिंपल जी, ये होता है इनकम का डायग्राम 45 डिग्री लाइन पे। तो 45 डिग्री एंगल पे, तो 45 डिग्री अगर लाइन पूछे क्या होती है, तो बोल देना इनकम की लाइन को 45 डिग्री लाइन बोलते हैं, और ये जीरो से चालू होती है और लगातार कॉन्स्टेंटली क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, पक्की पक्की बात है, बहुत अच्छी। आगे चले। वो कह रहा भैया 45 डिग्री ही क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या दिखाया जा रहा है, इनकम, यहाँ पे भी क्या दिखाया जा रहा है, इनकम। तो जितना चेंज यहाँ पे होगा उतना चेंज यहाँ पे होगा, समझे जी। तो इसलिए दोनों का चेंज सेम ही रहने वाला है, दैट्स व्हाई जो चेंज यहाँ पे होगा वही चेंज यहाँ पे होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो लाइन है वो बीच में से होके जा रही है, क्योंकि दोनों का चेंज क्या है, बराबर है, इक्वल है। यानी स्लोप क्या होगा इसका, इसका स्लोप 1 होगा। समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अरे स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है डेरिवेटिव करके, या फिर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जीडीपी, डेल्टा वाई, और ये कट के क्या आंसर आएगा आपका 1। समझ में, मतलब ये वाला स्लोप, मतलब ये वाला चेंज बटे में ये वाला चेंज, ऐसे तो निकलता है स्लोप। आगे चलते हैं। अगला आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनेगा, वैसे तो कंजम्पशन का डायग्राम भी मैं बिल्कुल इनकम की तरह बनाता, लेकिन क्योंकि कंजम्पशन जीरो से चालू नहीं होती, कहां से चालू होती है, थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू से। तो पॉजिटिव वैल्यू से चालू करना है और लगातार धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाना है। इसको बोलते हैं कंजम्पशन का डायग्राम। और यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, कंजम्पशन, और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, इनकम। दैट्स व्हाई अब इसका स्लोप अगर कोई मेरे से पूछे कि इसका स्लोप क्या होगा भैया, तो बस यहाँ का चेंज यानी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, नीचे का चेंज। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि ये डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई है, इसलिए हमने इसको एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है। स्लोप का नाम क्या है इसका, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई का, इसका स्लोप का नाम होता है एमपीसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी। कहीं पे मैं अगर इसका यूज करूंगा नाम वर्ड, तो क्या यूज करूंगा, बी। जैसे वाई को मैं इनकम बोलता हूं, सी को मैं कंजम्पशन बोलता हूं, वैसे बी का मतलब क्या होगा, एमपीसी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चले। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो बस कहीं से भी चालू करो तो इसको बोल देंगे एक स्ट्रेट लाइन को क्या, इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, बहुत अच्छे। और आपको ये भी बता रखा है एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट जोड़ना है। यानी ये जो कंजम्पशन लाइन आपने बनाई है, बस इसी के अंदर क्या जोड़ना है, इन्वेस्टमेंट। अब एक फिक्स्ड वैल्यू को जब इसमें जोड़ूंगा, जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या रहेगा, फिक्स। यानी कि जो एडी होता है वो आपका ऐसा होता है, कंजम्पशन लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम। क्यों दोनों का डिफरेंस सेम क्यों होता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस किसको शो करता है, इन्वेस्टमेंट को। किसको, इन्वेस्टमेंट को। नहीं समझ में आया, ये देखो ना, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई होता है, आई यहाँ पे प्लस, सॉरी सी यहाँ पे प्लस का जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यानी एडी माइनस में सी बराबर में आई कह सकता हूं मैं। तो एडी और सी का जो डिफरेंस है वो किसको शो करता है, आई को। इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, पैरेलल होते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात है। आगे चलते हैं। बात आती है अब सेविंग की। वैसे तो सेविंग कहते हैं बुरी बात होती है, लेकिन यहाँ पे किंग सर ने सेविंग के बारे में भी बता रखा है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव से चालू होती है, फिर जीरो होती है, फिर पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव से चालू करके जीरो फिर पॉजिटिव बना दोगे। स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है, फिर जीरो हो गई, और लास्ट में क्या हो गई, पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे,
सेविंग करो। सिंपल है ना। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप भी बहुत सिंपल है। यहां पे हमने सेविंग दिखाया, नीचे इनकम, तो इसका अगर स्लोप पूछोगे, इसका स्लोप क्या बनेगा? बस स्टार्टिंग में वाली वैल्यू यानी डेल्टा एस अपॉन में नीचे वाली वैल्यू यानी डेल्टा वाई। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया तुम्हें? पक्का पक्का। वैसे मेरे को इतनी सारी चीजों को नहीं सिखाना चाहिए, मैं आपको बहुत ज्यादा ही चीजें सिखा रहा हूं। मेन आपको जो सीखना है वो कंजम्पशन के बारे में ही सीखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? कंजम्पशन स्पेंडिंग। यानी आप जो सीख रहे हो थ्योरीज, वो सारी सारी किसके बिहाफ पे सीख रहे हो? कंजम्पशन के बिहाफ पे। आपको कंजम्पशन से रिलेटेड कंसेप्ट सीखने हैं। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा और रिलेट करके बाकी चीजें भी सिखा देता हूं, ताकि आपको इजी रहेगा समझने में भी, याद करने में भी, और पेपर में लिख के आने के में भी। सिंपल जी, इतना तो दिक्कत तो नहीं। चलिए अब एक बार थोड़ा सा कंजम्पशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं और कंजम्पशन के बारे में सीख रहे हैं कि कंजम्पशन कितने तरह के होते हैं और कंजम्पशन फंक्शन बनता कैसे है। सिंपल जी। चलिए, तो जिसको एक बार नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूं। हाँ जी, तो श्योर है? चलिए फिर, तो कंजम्पशन बेसिकली होते हैं दो तरह के। एक होता है सी बार, जो कि मैंने आपको समझाया, और एक होता है बी वाई। चलो कोई नहीं, आराम से समझाता हूं। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरा होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, यानी कि प्रेरित उपभोग। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है। एक होता है, देखो पढ़ाई लिखाई से समझ लो, एक होता है पढ़ाई लिखाई जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमको करनी जरूरी होती है, वरना हम फेल हो जाएंगे एग्जाम के टाइम पे। जैसे आप पढ़ रहे हो, ये क्या है? ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, आप अपने आप ही कर रहे हो, आप अपने आप ही पढ़ रहे हो। एक होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब होता है प्रेरित, घर वाले जब फोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तभी हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है? वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन, यानी कि जब कोई फोर्स करता है उस टाइम पे हम कर रहे हैं कंजम्पशन, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जो मैं रोज का खाना खाता हूं वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि मेरे को जिंदा रहने के लिए खुद ही खाना पड़ेगा, कोई मेरे को बोलता नहीं खाने के लिए, क्योंकि मैं खुद खाता हूं। सिंपल। मैं ये जो कपड़े पहन रहा हूं, कोई मेरे को बोलता नहीं कि यही वाले कपड़े पहनो, मैं खुद पहनता हूं, क्योंकि मेरे को मन है, मेरे को अपने शरीर को ढक के रखना पड़ता है मेरे को पसंद है ऐसा, ऐसे ही रहना। सिंपल जी। चलिए, तो मैं ऐसे लिए पहनता हूं। लेकिन वहीं पे अगर कोई मेरे को फोर्स करे कि भैया ये चीज पहनो, जैसे कोई मेरे को बोले एप्पल ला के दो, जैसे अगर मेरी इनकम करोड़ों रुपए हो जाए, अरबों रुपए कमाने लग जाओ, तो वो बोलेंगे भैया रोल्स रॉयस में घूमना चालू करो, और क्या बोलते घड़ियां पहनने चालू कर दो महंगी महंगी, और आईफोन लेना चालू कर दो। समझे जी? तो ये मेरा मन नहीं है लेने का। तो ये जो मैं कंजम्पशन कर रहा हूं, ये जो मैं चीजें खरीद रहा हूं, ये किसकी वजह से? क्योंकि मेरी इनकम क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगर मेरी इनकम ना बढ़ती तो मैं खरीदता ही नहीं है सब चीजें। तो इनकम के बढ़ने की वजह से जो मैं कंजम्पशन में चेंजेस करता हूं, जो कंजम्पशन बढ़ा देता हूं, इस बढ़ने वाले कंजम्पशन जो चेंज होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। समझे जी? शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। कैसा रहता है? कांस्टेंट। डायग्राम कैसा बनता है इसका? बिल्कुल ऐसा, सी बार कांस्टेंट होता है हमेशा। यहां पे इनकम, यहां पे सी बार कांस्टेंट। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ये वो कंजम्पशन होता है जो इनकम में चेंज होने की वजह से चेंज हो जाता है, यानी कि इनकम में परिवर्तन होने की वजह से चेंज होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बी वाई। क्या फॉर्मूला होता है? बी वाई, यानी कि डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई मल्टीप्लाई में वाई। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्का, बढ़िया। जैसे मैं कह रहा हूं बी की वैल्यू मान लेते हैं 0.8 है, वाई मतलब कुछ भी मान लो, जो भी हमारी इनकम है उस हिसाब से, क्योंकि इनकम में चेंज होता है ना, तो इसमें भी चेंज होता है। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लो मेरी इनकम हो गई 1000, 0.8 माना है मैंने किसको? बी को। अगर मेरी इनकम है 1000, तो मैं कितना कंजम्पशन करूंगा? तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी आंसर आ जाएगा 800। मैं कितने रुपए खा जाऊंगा? 800 रुपए। वहीं पे अगर मेरी इनकम 100 रुपए हो गई, तो मैं कंजम्पशन भी कितना करूंगा? 80 रुपए। यानी जो कंजम्पशन इनकम में चेंज होने की वजह से चेंज हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो इसमें चेंज होता है। इसका डायग्राम ऐसा बनता है। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं? सॉरी 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 सॉरी, यहां से नहीं, यहां से। ठीक है जी? ये होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बी वाई। यहां पे बाई 0। समझ में? अब जो मेन कंजम्पशन होता है हमारा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है
कि हमारी इनकम जीरो होती है तो हम कंजम्पशन भी जीरो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बी वाई वाले में अब देखो इनकम अगर जीरो हो जाए तो पूरा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इंड्यूस कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कभी होता नहीं कि हम कंजम्पशन भी जीरो कर देते हैं। इस वजह से कीन्स सर ने बोला है जो हमारा कंजम्पशन का फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा दोनों कंजम्पशन को जोड़ के, यानी कि दोनों जरूरी है क्योंकि हमारे लिए ऑटोनोमस कंजम्पशन भी और इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी। दैट्स व्हाई जो कंजम्पशन का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, क्या बनेगा, सी बार प्लस में बी वाई। बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी, सिंपल जी। अब इसकी वजह से होगा क्या समझिए। अब मान लेते हैं सी बार दे रखा है आपको 100 रुपए और बी का मतलब दे रखा है आपको 0.5, यानी आप 50% खा जाओगे, 50% पैसा बचाओगे, जो भी आपकी इनकम है उसका 50% खाते हो, ठीक है जी। चलिए अब चालू करते हैं, देखते हैं कंजम्पशन कितना निकल के आता है। तो मैं मान लेता हूं मेरी जो इनकम है वो 0 रुपए है, कितने रुपए, 0। चलो कंजम्पशन निकाल लेते हैं अभी। कंजम्पशन सी बार कितना दे रखा है जी 100 रुपए, बी कितना दे रखा है 0.5 मल्टीप्लाई में इनकम कितनी है 0। तो अब 0 करने से तो ये पूरा 0 हो गया, तो मेरा कंजम्पशन कितना आ गया 100। तो जब मेरी इनकम 0 होती है तब मैं कितना कंजम्पशन करता हूं 100, सिंपल सा था इनकम। क्योंकि मेरे जो कंजम्पशन होगा उस टाइम पे वो किसके बराबर होगा, बस खाली सी बार के बराबर। मैंने बताया भी था इनकम 0 होती है तो उस टाइम पे कंजम्पशन किसके बराबर होता है, सी बार के बराबर, ठीक है जी। इनकम कब होता है, जब इनकम का लेवल क्या होता है 0, जब कुछ भी रकम हो। अच्छा अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं उस टाइम पे, तो 100 रुपए बेसिक कंजम्पशन में वो करना ही पड़ेगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, मैंने 100 रुपए कमाए तो उसका मैं आधा खाऊंगा यानी 50 रुपए खाऊंगा, और बेसिक कंजम्पशन 100 रुपए तो मेरे को करना ही करना पड़ेगा, यानी टोटल मेरा कंजम्पशन कितना आ जाएगा, मेरा कंजम्पशन आ जाएगा 150। सिंपल, मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूं तब भी मैं 150 रुपए खाऊंगा। अब समझिए मेरी इनकम अगर हो जाए 1000, तब 100 प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 का आधा यानी कि 500 रुपए मेरे को खाने ही है। अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए मेरे को इनकम बढ़ने की वजह से मेरे को 500 रुपए खाने पड़ेंगे, और 100 रुपए तो बेसिक है जो मेरे को खाना ही खाना है। इस वजह से टोटल मेरा कंजम्पशन कितना आएगा 600 रुपए, सिंपल जी। तो मैं कितना कंजम्पशन करूंगा 600 रुपए का। इसी वजह से जो आप देखोगे कंजम्पशन का जो एक्चुअल में डायग्राम होता है वो 0 से चालू नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर से चालू होता है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कंजम्पशन की वैल्यू हमेशा 0 से क्या रहेगी, ज्यादा। सिंपल जी, बस ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो सी बार, सॉरी ये कंजम्पशन का डायग्राम है, और कंजम्पशन कैसे निकलता है, सी बार जमा में बी वाई करके, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट दिखा रहा है सी बार को और ये पूरी लाइन दिखा रही है बी वाई को, तो ये दोनों लाइन का सम अप हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कंजम्पशन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा मेरे से पूछोगे अगर स्लोप, तो स्लोप कैसे निकलता है, सुनिए कुछ नहीं है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका तो मैंने बता दिया आपको, इसका चेंज बटे में नीचे वाले का चेंज लेना होता है। तो क्या लोगे, डेल्टा सी यहाँ का चेंज हो गया, वाई का चेंज मतलब डेल्टा वाई, सिंपल जी। ये आ गया इसका स्लोप। आगे चले, सुनिए एक और तरीका है स्लोप निकालने का, वो जो ये जो फंक्शन दे रखा है ना आपको कंजम्पशन का, बस इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका जब डेरिवेटिव करोगे आप, तो डेरिवेटिव करने पे क्या आंसर क्या आएगा, क्योंकि सी बार एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस में बी वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बी वाई का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सिंपल जी, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में किया था। तो आपका कंजम्पशन का जो स्लोप था यानी कि डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, जो स्लोप यही तो होता है, अरे डी सी बाय डी वाई, है ना जी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 0 प्लस में बी यानी कि बी। तो आपको मैं वही बता रहा था, जो कंजम्पशन का स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, बस खाली बी के बराबर। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बी, या फिर इसका हमने नाम क्या दिया था, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर देते हो तब भी आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप। आसान था, बहुत अच्छी बात है। आगे चले, ठीक। अब कई बार आता है टॉपिक जिसका नाम होता है एपीसी। क्या नाम आता है, एपीसी। समझते हैं एपीसी क्या होता है, जिंदगी कॉपीराइट आ जाएगा, है ना भाई। चलो शुरू करते हैं। तो बात आती है अब एपीसी क्या होता है। एपीसी, एपीसी मतलब होता है सी अपॉन में बाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब होता है इनकम का वो पार्ट जो हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम मान लेते हैं 1000 रुपए है, मैं 1000 रुपए कमाता हूं और उसमें से मैं 800 रुपए खा लेता हूं। तो अगर मेरे को किसी को बताना पड़ेगा कि मैंने कितना खाया, तो मैं बोलता हूँ 80% खाया। लेकिन अगर और शॉर्ट फॉर्म में बताना है 1 रुपए में से कितना खाया, तो मेरे को बोलना पड़ेगा 0.8 खाया। और वो कैसे निकलेगा, बस इसी फॉर्मूले से। कंजम्पशन की जगह 800 रुपए मैंने कंजम्पशन लिख दिया, इनकम की जगह इनकम यानी 1000 रुपए। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 आ जाएगा।
और परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज में भी आ जाएगा, यानी 80% हम कंजम्पशन कर लेते हैं। तो एपीसी दिखाता है इनकम का वो पार्ट जो हमने क्या कर लिया होता है, कंज्यूम कर लिया होता है। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, अब एक बार समझते हैं इनकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती हैं इन सब के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, ठीक है जी, एपीसी, एमपीसी, चालू करें, ठीक है। इनकम मैंने बताया था 0, 50, 100, 150 और 200, ठीक है जी। कंजम्पशन 60 रुपए लिया था हमने, 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140। सेविंग माइनस का 60, माइनस का 30, 0, 30 और 60। अब चलते हैं एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्योंकि होता है सी अपॉन में वाई, क्या होता है सी अपॉन में वाई। तो बस हमको कुछ नहीं करना, हमको इनकम को कंजम्पशन को डिवाइड करना है किससे, इनकम से। तो अब क्या निकल के आएगा, तो 60 अपॉन में 0, अपॉन में कभी भी 0 होता है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, यानी आंसर क्या आया, इनफाइनाइट। 80 अपॉन में 50, 80 अपॉन में 50 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 5 और इससे काटेंगे तो 1.6। सिंपल जी। चलिए 100 अपॉन में 100 आंसर बनाएगा, 120 बटे में 150, 120 अपॉन में 150, इसका आंसर कितना आएगा, तो 3 4 12, 3 5 15 और इसको काटोगे तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.58 40, 8, ठीक है जी। 140 बटे में 200, 140 अपॉन में 200, इसका आंसर कितना आएगा, तो 0.7। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एपीसी का डायग्राम, एपीसी जो है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं एपीसी का डायग्राम। एपीसी लगातार क्या होता है, गिरता है। सिंपल। अब क्योंकि एक एपीसी जो होता है वो लगातार गिरता है तो एपीसी क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पे गिरते क्या यहाँ पे 0 हो सकता है एपीसी, तो जाहिर सी बात है एपीसी 0 कब हो सकता है, जब ऊपर वाली वैल्यू 0 है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कंजम्पशन। क्या कंजम्पशन कभी 0 होता है, नहीं, तो एपीसी भी कभी 0 नहीं होता। तो सीधी सी बात है एपीसी कभी 0 नहीं होगा, तो उसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। सिंपल जी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एपीसी की शेप होती है। आगे चलते हैं, बात आती है एमपीसी। एमपीसी मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो देखते हैं चेंजेस क्या हो रहे हैं। यहां पे चेंज हुआ 20 का, तो यहां पे चेंज हुआ 50 का, तो यहां पे हो गया वैल्यू 0.4। ऐसे ही बाकी सारी वैल्यू भी क्या आएंगी, 0.4। यानी अगर देखा जाए तो एमपीसी लॉन्ग टर्म में ज्यादातर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं एमपीसी की वैल्यू ये रही, एमपीसी। कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का। ये थे डायग्राम आपके एपीसी और एमपीसी के। कोई डाउट्स तो नहीं रहा, बहुत अच्छे। बस मेरे हिसाब से आपकी बुक के अंदर या फिर आपके इस टॉपिक के अंदर कंजम्पशन स्पेंडिंग के बारे में इतने कंसेप्ट दे रखे थे, इतने डायग्राम दे रखे थे, और मैंने अपने हिसाब से जितने डायग्राम हो सकते थे मैंने वो समझा दिया। ये था सी का फंक्शन, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं सी बार जमा में बी बाय, और मैंने बता दिया ये बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने कंसेप्ट सबको बता दी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, ठीक है जी। जैसे आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा इनकम का फॉर्मूला सी प्लस में एस होता है। सिंपल। अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं किससे, इनकम से, वाई से, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, और ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर में, ठीक है जी। और जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे को पता चला बनाया यहाँ पे आंसर सी अपॉन में वाई। अभी मैंने बताया था क्या होता है, एपीसी, और सी अपॉन में वाई एपीसी होगा, तो ये एस अपॉन में वाई क्या हो जाएगा, एपीएस, है ना जी। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि एपीसी प्लस में एपीएस क्या होता है, 1 के बराबर। अब क्योंकि ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया तो इसी तरीके से एमपीसी प्लस में एमपीएस भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। आशा करता हूं आपको याद हो गए होंगे ताकि आप न्यूमेरिकल्स कर पाओ। अच्छा हाँ, एग्जाम्स में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अच्छा एक काम और करता हूं, एक बार ना मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूं एक जगह पे अच्छे तरीके से, ताकि आप याद कर पाओ और आपके लिए इजी रहे, ठीक है जी, ताकि न्यूमेरिकल करते समय कोई दिक्कत ना हो आपको। तो जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं इस चैप्टर के मैं वो लिखवा देता हूं आपको, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी ना किसी भी तरीके से, ठीक है जी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही है, y इक्वल टू सी प्लस में एस, ठीक है जी। बस इससे तो बाकी फॉर्मूले बना लोगे आप सेविंग का और कंजम्पशन का ना, ठीक। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला एक होता है ए एस इक्वल टू वाई, ये याद रखना, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है, ठीक है जी। इसके अलावा और फॉर्मूला, हाँ जी, एडी का फॉर्मूला, एडी का याद रखना, सी प्लस में आई होता है, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। वैसे 2 फॉर्मूले और थे लेकिन आप ये याद रखो, ये मेन है आपके लिए। फिलहाल ये हो गया। चलो एपीसी और एपीएस कर लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में वाई,
एपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन में वाई, और एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू क्या होता है 1। सेम इसी तरीके से एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, वहीं पे एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू होता है 1। अच्छा ये सब तो आपने याद कर लोगे, बहुत इजी है। दो फॉर्मूले हो रहे हैं कंजम्पशन का, जो इस फॉर्मूले में हमने सीखा। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है सी बार जमा में बी वाई। सेम इसी तरीके से सेविंग का फॉर्मूला भी होता है माइनस का एस बार जमा में 1 प्लस में बी वाई। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस में बी क्यों किया, आपको मैंने अभी बताया एमपीसी का एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू क्या होता है 1। सिंपल जी। यहां पे बी है, बी का मतलब क्या होता है एमपीसी, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन का फॉर्मूला इसलिए हमने एमपीसी यूज किया। सेविंग के फॉर्मूले में एमपीसी थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए एमपीएस। और ये एमपीएस निकलेगा कैसे, एमपीएस कैसे निकलेगा, ये एमपीएस निकलेगा 1 में से जब आप घटाओगे एमपीसी को, और एमपीसी किसको बोलते हैं बी को, यानी 1 माइनस में बी करोगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम एमपीएस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस में बी। बाकी फॉर्मूला वही है, सब चीज वही है, सारे कंसेप्ट वही है। सिंपल जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि याद रख लेना, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। अच्छा ये फॉर्मूले हो गए। अब कुछ ना पॉइंट्स हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं और आपको याद होने चाहिए ताकि आप कर पाओ अच्छे तरीके से। पॉइंट्स क्या, पहला पॉइंट, बस 2 ही पॉइंट है, दो याद रख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। पहले पॉइंट का नाम आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट होता और ना ही क्या हो आपको लॉस, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे इनकम बराबर होती है कंजम्पशन के, या फिर आप कह सकते हो सेविंग क्या होती है उस जगह पे 0। जितना पैसा मैं कमाता हूं उतना ही खा जाता हूं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब जितना कमाऊंगा उतना खा जाऊंगा तो पैसा बचेगा क्या, 0। सिंपल जी। चलिए दूसरा पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपने बचपन में ही सुन रखा है, पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी डिमांड बराबर होती है किसके, सप्लाई के। तो एडी और एएस बराबर होते हैं तो उसको पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम। अब देखिए एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला होता है वाई, और मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इनकम का फॉर्मूला क्या बताया था, सी प्लस एस, यहाँ पे सी प्लस एस लिख देता हूं, यहाँ पे सी प्लस आई। अब आपको दिखेगा इस सी से ये सी कट रहा है, यानी आई इक्वल टू एस, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया किसका, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। दूसरा इक्विलिब्रियम उसको भी बोलते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी क्या होती है बराबर। कोई दिक्कत नहीं, पक्का बढ़िया। आप चेक कर लेना, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगी वहीं पे डिमांड और सप्लाई भी बराबर होगी। मैंने एक टेबल करवाई थी ना आपको स्टार्टिंग में, उस टेबल में जाके चेक कर लो बेसिक से, जहां पे एडी और एएस बराबर है, सेम वहीं पे उसी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होगी बराबर। और ब्रेक इवन पॉइंट भी चेक कर लेना, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है वहां पे सेविंग भी क्या पाएगी आपको, 0। समझ में भाई। तो ये था कंसेप्ट आपका कीन्स सर का, और कीन्स सर के जितने भी थ्योरी थी, जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी डायग्राम्स थे, वो मैंने आपको समझा दिए, वो मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो भाई कमेंट करके बता देना क्या डाउट्स है, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिंपल जी। अब इसके ऊपर एग्जाम्स में कई बार कंसेप्ट्स आ जाते हैं, कई बार रिलेशंस पूछ लेते हैं कि इन दोनों में रिलेशन बताओ, और कंजम्पशन 2 टाइप्स के होते हैं वो बताओ, या फिर अलग चीजें पूछ लेते हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा, पार्ट बी में, मतलब सेकंड पार्ट में, क्योंकि अगर टाइम मिला तो फिर इसमें करवा दूंगा, वरना अगले पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी का कंसेप्ट वैसे ही काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। चलिए बस ये मेक श्योर कर ला कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स याद हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाए। फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप आराम से इजीली थ्योरी कर पाओगे। सिंपल जी। तो मैं आगे से हट रहा हूं, जिसको नोट करना है नोट कर लो, फिर हम चालू करेंगे दूसरा पार्ट जिसका नाम है साइमन कुज़नेट स्टडी, जो कि कब हुई थी 1946 में। सिंपल, बस कुछ नहीं है, ये इसी का एडिशन वर्क है जिसमें आपको समझाया जाएगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि साइमन जो सर हैं उनके थॉट्स क्या थे, वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने कंजम्पशन के बारे में क्या बताया था। अच्छा एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी रह गई, मैं भूल गया, अब समझा देता हूं आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। चलिए एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस। ठीक है जी। लास्ट कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ ले। चलिए मेन जो कीन्स सर हैं उनका मानना यही था कि कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी। और जो चेंज होते हैं उसमें भी कभी भी नेगेटिव चेंजेस नहीं आते, और क्योंकि नेगेटिव चेंज नहीं होता कभी भी, इस वजह से एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, यही फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि ये भी चेंज को डिनोट करता है, ये भी चेंज को डिनोट कर सकता है, मतलब करता है, तो ना ही ऊपर वाली वैल्यू ना ही नीचे वाली वैल्यू, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी।
सिंपल। अब जब कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तो एक नंबर लाइन में इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आंसर होते हैं, ठीक है जी। अब इसकी मैं मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एमपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो नेगेटिव वैल्यू तो कोई हो ही नहीं सकती, सिंपल जी। तो मिनिमम वैल्यू क्या बच गई, जीरो हो सकती है या फिर जीरो से बड़े नंबर हो सकते हैं, तो एमपीसी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, सिंपल। और अगर बात करी जाए मैक्सिमम नंबर की, तो मैंने बताया है एमपीसी और एमपीएस को जोड़ के क्या आंसर आता है, वन, यानी दोनों को जोड़ के ही बनाता है, सिंपल जी। तो अगर एक वैल्यू जीरो गई तो एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक को मैं जीरो मान लूं तो यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर जीरो है तो एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, वन। सेम इस तरीके से अगर एमपीएस जीरो हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वन। तो एमपीसी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो और वन के बीच में। इसलिए आपको एक देखने को मिलेगा टॉपिक कि डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई जो होता है वो जीरो से तो बड़ा होता है और लेकिन एक से क्या होता है, छोटा, क्योंकि जो चेंज होते हैं वो जीरो से तो बड़े होंगे, लेकिन एमपीसी और एमपीएस चेंज को दिखाते हैं और दोनों को जोड़ने पे वन भी आना चाहिए, इसलिए इन दोनों को जोड़, इनकी वैल्यू हमेशा एक से छोटी ही रहेगी, सिंपल इतना, बहुत अच्छे। चालू करते हैं, अब बात करते हैं एपीसी और एपीएस के बारे में। अब एपीसी और एपीएस के बारे में बात करनी है तो समझिए ध्यान से कैसे करेंगे टॉपिक। चलिए, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। अब इनकम जीरो हो सकती है या फिर कंजम्पशन जीरो हो सकता है, ये देखिए पहले। हाँ भैया, इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन क्योंकि कभी जीरो नहीं होता। अब क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जीरो हो सकती है तो ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी होता, आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जा सकता है वो, ठीक है जी, एपीसी। अब मिनिमम वैल्यू चेक करें, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अच्छा, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है तो एपीएस निकाल लेते पहले ना। एक मैंने फॉर्मूला सिखाया था एपीसी प्लस में एपीएस वाला, चलो जी। एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू क्या होता है, वन। अगर इसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट तो एपीएस की वैल्यू क्या होगी, तो इधर प्लस का जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एपीएस वन में से इनफाइनाइट माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस का इनफाइनाइट, सिंपल जी। तो एपीएस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस का इनफाइनाइट, नेगेटिव में इनफाइनाइट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एपीसी की। क्या एपीसी कभी जीरो हो सकता है, क्या एपीसी कभी भी जीरो हो सकता है, जीरो होने के लिए आंसर ऊपर जीरो होनी चाहिए वैल्यू। क्या कंजम्पशन कभी जीरो होगा, नहीं, तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो एपीसी की वैल्यू पॉजिटिव में तो रहेगी लेकिन वो जीरो से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, सिंपल जी। पॉजिटिव में होगी लेकिन जीरो से ज्यादा, तो जीरो से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है, तो जीरो से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है 0.0000000000001, हल्का सा जीरो से बड़ा करना है बस, सिंपल। अच्छा, अगर ये इसकी मिनिमम वैल्यू है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहां पे अगर मैं जीरो पॉइंट यही वैल्यू लिखूं 0.00001 तो एपीएस की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो एपीएस की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी यहां से, तो 1 में से घटाना है 0.001 और ये आंसर आएगा आपका 0.9 बार। क्या आंसर आएगा, 0.9 बार, सिंपल। तो अगर देखा जाए एपीएस, तो एपीएस की वैल्यू कहां तक होती है, जैसे मान लो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो एपीएस कहां तक होता है, यहां से माइनस नेगेटिव से लेके हल्का सा, एक नहीं होगा पूरा, कभी भी एक नहीं होगा पूरा, एक से छोटा, ये क्या होता है एपीएस, यानी कि ये मान लो हल्का सा छोटा, बिल्कुल इससे भी हल्का छोटा, बस टच नहीं करेगा कभी। और क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है सही है। और एपीएस की वैल्यू, एपीसी की वैल्यू तो यहां से जीरो नहीं होगा कभी, तो जीरो से हल्का सा बड़ा और कहां तक, इन्फिनिटी तक, ये हो जाती है एपीसी की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो ये था आपका क्या बोलते हैं इनका रिलेशंस और इनकी मैक्सिमम वैल्यू, इनकी मिनिमम वैल्यू, जितने भी कंसेप्ट्स थे मेरे हिसाब से करवा दिए। बाकी न्यूमेरिकल अगले पार्ट में बढ़ा दूंगा या फिर अगर टाइम मिल गया तो इसी पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है जी। अब चालू करते हैं साइमन कुजनेट वाले थ्योरी, क्या कहते हैं वो लोग, उनके बारे में समझते हैं, सिंपल। चलिए, जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो चालू करें, चलिए। तो अब बात आती है साइमन कुजनेट स्टडी जो कि 1946 में हुई थी, इसका मानना क्या है। ये भी जो किन्सर है उनकी जो थ्योरी है पूरी उनको फॉलो करती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अलग क्या बोलते हैं चेंजेस किए, थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के बारे में इन्होंने सोचा। इन्होंने क्या सोचा लॉन्ग टर्म के बारे में, जैसे कि वो किन्सर ने जो थ्योरी दी थी वो सारी बेस्ड थी किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी थी। इन्होंने सोचा कि लॉन्ग टर्म में एक बार देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो इनको क्या मिला कि जब लॉन्ग टर्म में देखा जाता है ना, तो एपीसी की वैल्यू
जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एपीसी की वैल्यू आपको निकालनी सिखाई थी। एपीसी निकलता है सी अपोन में 22 से, और हमने जो वैल्यू पुट करी थी टेबल के अंदर वो कुछ ऐसी थी कि स्टार्टिंग में इन्फिनिटी था, फिर 1.6, फिर शायद 0.6 या 8 कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद या फिर नहीं, इसके बाद 1 था, उसके बाद 0.8 रहा होगा, उसके बाद 0.7 या 6 रहा होगा, कुछ ऐसी वैल्यू होगी। सिंपल जी। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो एपीसी का डायग्राम होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन साइमन कुजनेत्स सर कहते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है तो यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए उसको एक टाइम पे आके। लेकिन क्योंकि जो एपीसी है वो शो करता है नो डाउनवर्ड ट्रेंड, कोई भी डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है उसके अंदर, यानी कि वो शो कर रहा है कि कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती है एपीसी की। साइमन कुजनेत्स सर क्या कहते हैं? एपीसी ये शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव तो क्या, 0 भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू जो कंजम्पशन है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। अब क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं होती तो क्यों ना एक बार लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कितना नीचे जा सकता है, कितनी वैल्यू इसकी नीचे जा सकती है। तो इनको पता चलता है कि जब लॉन्ग टर्म में इनका डायग्राम बनता है तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लंबे समय में ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल। अब क्योंकि ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी, किसकी लाइन? एपीसी वाली लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और बिल्कुल ही कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यानी एक टाइम पे आते आते 0.4, जैसे मान लो लास्ट वैल्यू 0.4 है तो उसके बाद ये 0.4 0.4 0.4 ऐसे ही चलती जाएगी बस, खाली इससे ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं गिरेगी। यानी लॉन्ग टर्म में आके मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू 0.4 हो जाएगी, जो कि हमने स्टार्टिंग में एमपीसी की भी एक टेबल बनाई थी, एमपीसी की वैल्यू भी निकाली थी, जो कि कितनी आ रही थी? 0.4 0.4 0.4 ऐसी वैल्यू थी। यानी अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए एमपीसी और एपीसी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। सिंपल। तो जो शॉर्ट टर्म में हमने कंजम्पशन कर्व बनाए थे वो कुछ इस तरीके से थे, शॉर्ट टर्म वाले कंजम्पशन कर्व। ये शॉर्ट टर्म के सारे के सारे। सिंपल जी। यानी कि ऐसे क्यों थे? क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ करती थी सी बार, इस वजह से ये थोड़े से स्लाइटली मतलब कि फ्लैटर थे। क्या थे? फ्लैटर। सिंपल जी। तो ये कांस्टेंट मतलब कि कंजम्पशन कर्व थे जो कि थोड़े से फ्लैटर थे, ये थे हमारे शॉर्ट टर्म के। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में एपीसी की वैल्यू क्या होने वाली है? कांस्टेंट। और जब भी एपीसी की वैल्यू या फिर एमपीसी की वैल्यू क्या होने वाली है? कांस्टेंट। तो इससे क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जितना ही कंजम्पशन में चेंज होगा उतना ही इनकम में चेंज होगा। अब जितना कंजम्पशन में चेंज करना है उतना ही इनकम में चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है ये डायग्राम भी बिल्कुल सेम वैसा बनेगा जैसा इनकम का डायग्राम था। यानी 0 से स्टार्ट होकर लाइन से लगातार बढ़ता जाएगा। कौन से डिग्री के एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि चेंजेस क्या होने वाले हैं? बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा भैया 45 डिग्री ही क्यों बोल रहे हो आप जब दोनों बराबर है, तो भाई डायग्राम देखो ना, यहाँ पे जितना चेंज होगा वही उतने चेंज यहाँ पे होगा, तो लाइन बीच में से तो जाएगी बिल्कुल। चलो फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने बचपन में 10वीं क्लास में वो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। अरे भैया कहाँ ट्रिग्नोमेट्री में घुस गए? अरे उससे भी समझ में आ जाएगा, बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था एक क्या बोलते हैं पी और एच का फॉर्मूला। पी और एच का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला। सिंपल। टेन के फॉर्मूले से एक बार समझा देता हूं क्या होता है कि अगर जो परपेंडिकुलर होता है उसका डिफरेंस मतलब उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर बराबर होती है, एच नहीं इसको बी बोलते हैं, सॉरी, अगर P और B की वैल्यू अगर सेम होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, कैसी होती है? बिल्कुल इक्वल होती है, यानी जितना P है उतना ही बेस है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो फॉर्मूला लगता है 10 का, B अपॉन में चलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, ठीक है जी। हाँ सही है। तो जब इसकी वैल्यू इक्वल होती है, दोनों की वैल्यू आपस में कट जाती है, तो आंसर क्या आता है? 1। और अगर आंसर 10 की वैल्यू का 1 आ रहा है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? यानी 10 कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो यहाँ पे बनाता है 10 कितने डिग्री का एंगल? तो थीटा की वैल्यू रहती है हमारे पास 45। कितने डिग्री आती है? 45। ये बचपन में हमने बेसिक तौर पे सीखा था। सेम वही चीज है, अगर यहाँ वाला चेंज यहाँ के चेंज के बराबर होता है परपेंडिकुलर, अरे यहाँ से बना लो ना पूरी एक लाइन खींच के, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप यहाँ से कर लेते हो लाइन खींच के लिए, तो ये वाली वैल्यू ये वाली है यहाँ पे, और यहाँ की वैल्यू बराबर है। अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। तो स्लोप निकालने के लिए और भी फॉर्मूले होते हैं, एक आप डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हो स्लोप, और दूसरा आप उससे भी निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? इससे tan थीटा से भी आप स्लोप निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ की चेंज और बटे में ये वाली चेंज ले सकते हो। किसी भी तरीके से आप स्लोप निकाल लोगे, सीधी सी बात है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो एंगल बीच में से जाएगा, और बीच में से जाएगा तो उसको बोलेंगे 45 डिग्री का एंगल। बस इतना समझाना था आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। दूसरी, साइमन सर ने दूसरी बात क्या बोली? कह रहे हैं इन बूम, यानी जब देश के अंदर महंगाई होती है, इन्फ्लेशन हो रहा होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन कब होता है? स्टार्टिंग के फेज में, याद है
जब लोगों की इनकम कितनी थी 0, 50, 100, इनकम धीरे धीरे क्या हो रही थी लोगों की, बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे 150 और 200। तो ऐसे टाइम पे स्टार्टिंग के फेज में देखो क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हो रहा था, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी, इनकम लोगों की लगातार क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो इन्फ्लेशन के फेज में क्या होता है, इन्फ्लेशन के फेज में आप देखोगे एपीसी की सारी वैल्यू एमपीसी की वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा। देखिए ये सारी वैल्यू बड़ी है किससे, एमपीसी से। वही कह रहा है इन बूम, महंगाई के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे जो एपीसी की वैल्यू है वो सारी की सारी क्या होती है, एमपीसी से बड़ी होती है, एमपीसी से क्या होती है, ज्यादा। अरे ये लॉन्ग टर्म वाला लिख दिया, चलो बूम में ये भी मान लो भाई, एपीसी क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, एमपीसी से। कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये क्या है, कह रहा है इन बूम, महंगाई के टाइम पे जो लॉन्ग टर्म का एपीसी है ना, उससे हमारी एपीसी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यानी कि जब महंगाई होती है उस टाइम पे क्या बोलते हैं, एपीसी हमारा कैसा होता है, ऐसा वाला होता है, शॉर्ट टर्म वाला, इन्फ्लेशन के टाइम पे, सिंपल। और वहीं पे अगर रिसेशन आ जाता है तो वहां पे एपीसी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, किससे, लॉन्ग टर्म के एपीसी से। सिंपल जी, ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि किसने बताया था, साइमन सर ने बताया था, किसकी रिलेट पे, कीन्स सर के रिलेशन में। सिंपल जी, ज्यादा टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम में आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत आया तो आप ये दो रिलेशन बता के, ये डायग्राम बना के आराम से समझा के वहां पे आ सकते हो। सिंपल जी, यहां पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक। मेन चालू करते हैं दूसरा टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले वाला था, हाँ लेकिन पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो फर्स्ट वाला आएगा। अगर आपकी किस्मत बुरी रही, खराब रही, तब सेकंड वाला आता है, टू क्या बोलते हैं, ये 2 पीरियड मॉडल। सिंपल जी, जिसके अंदर हम ऑप्टिमाइजिंग कंजम्पशन सीखेंगे। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बचपन में आपने आईसी कर्व सीखा होगा, बजट लाइन सीखी होगी, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, आईसी कर्व और बजट लाइन की तरीके से, ठीक है। हाँ टॉपिक का नाम चेंज कर देंगे, वर्ड चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड की बात होने वाली है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा सारा। सिंपल जी, चलिए अब चालू करते हैं फटाफट से, जिसको नोट करना है नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल जी, चलिए। अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आया हो भाई, बहुत अच्छी बात है, वैसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। वो तो मैंने एपीसी और एमपीसी वाला टॉपिक समझा दिया आपको वहां पे ना, एपीसी और एमपीसी वाला टॉपिक समझा दिया मैंने, लेकिन आप एपीसी एमपीसी की जगह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी कर सकते हो, समझ सकते हो। डायग्राम आपके बगल में बना रखा है, ठीक है जी, बहुत अच्छे। बाकी फिर भी डाउट्स हैं तो आप नोट्स में से देख सकते हो, वहां से याद कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं। हाँ भाई तो चालू करते हैं। अब आता है अपना तीसरा टॉपिक जिसका नाम है ए 2 पीरियड मॉडल या फिर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमल कंजम्पशन। सिंपल, अब इसके अंदर हम आईसी कर्व की तरह ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट ढूंढेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे है। मेन आईसी कर्व की तरह, देखो आईसी कर्व आपको पता ही है, मेन बजट लाइन जो है यहाँ इस टाइम पे, वो आपको उसके बारे में सीखना है, या फिर जो कंजम्पशन फंक्शन है मेन उसके बारे में सीखना है। और वो कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है, ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस बार ऐसा है। अब ऐसा कैसे होता है वो समझाता हूं एक बार, ठीक है जी। तो ये जो 2 पीरियड मॉडल है, इसके अंदर हमारा ये मानना होता है कि जितनी भी हम इनकम कमाते हैं वो पूरी पूरी हम इनकम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। यानी कि यहां पे सेविंग क्या होती है, 0। यानी जितना भी पैसा हम कमाते हैं, देखो ये पूरा मॉडल चल रहा है, चलते हैं लॉन्ग टर्म पे। अब लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, ये माना जाता है एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी पैसा कमाता है वो अपना पूरा पैसा खर्च करके जाएगा, खा के जाएगा। सिंपल जी, हाँ बस ये मैटर करता है कि आप सारा पैसा आज खा जाओगे या फिर सारा पैसा आप अपने बुढ़ापे में खाओगे। समझे, 2 पीरियड होता है टाइम पीरियड, एक करंट टाइम पीरियड होता है और एक फ्यूचर वाला टाइम पीरियड होता है। तो आप अभी सारा पैसा खा जाओगे तो फ्यूचर के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, या फिर अगर आप अभी कुछ नहीं खाओगे तो सारा खाना फ्यूचर के लिए बच जाएगा। सिंपल जी, तो इस तरीके से। लेकिन ये माना जाता है कि जितनी भी इनकम वो कमाता है उतना क्या किया रहेगा, वो कंजम्पशन करेगा। सिंपल जी, चलिए दूसरी चीज, कंजम्पशन फंक्शन जो होगा, चाहे अभी का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे 1 साल बाद का हो, चाहे 2 साल बाद का हो, चाहे 10 साल बाद का हो, सारा कंजम्पशन फंक्शन को जोड़ के ही हमारा क्या बन के आएगा, यूटिलिटी फंक्शन। सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कोई एक बंदा है जो कि 10 साल जिएगा, ठीक है जी, और हर साल वो बंदा 10,000 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 10,000 रुपए। सिंपल, तो उसकी इनकम जो होगी वो कितनी हो जाएगी। अब भैया 10 साल वो जिएगा, वो हर साल 10,000 रुपए कमा रहा है, यानी पूरे साल में, 10 साल में, पूरी लाइफ टाइम में वो बंदा 1 लाख रुपए कमाएगा। सिंपल, तो आपने क्या किया, आपने सारे कंजम्पशन को, इस साल का जो उसका कंजम्पशन होगा, इस साल जो उसकी इनकम होगी, इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं यहाँ पे। सिंपल, चलो तो जितना इस साल उसने कमाया, आपने सारी इनकम को उसको जोड़ा, यानी कि सारे कंजम्पशन की वैल्यू को जोड़ा, तो उसी से आपका क्या बनेगा, यूटिलिटी फंक्शन बनेगा, यानी सारे कंजम्पशन को जोड़ के। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। बस एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसके अंदर, वो क्या आता है, इंटरेस्ट रेट का। किसका टॉपिक आता है, इंटरेस्ट रेट का। अब क्योंकि सुनिए, मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है जी, 1 लाख रुपए कमाते हो, मान लो ये 50 साल पहले, 50 साल अभी, और ये 50 साल के बाद, ये 50 साल बाद वाले, ठीक है जी, क्या बोल रहा हूं,
ये मान लेते हैं एक इंसान की लाइफ टाइम है, इस लाइफ टाइम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये वो साल होता है जिस टाइम पे वो कमाता है, यानी करंट ईयर, और ये वो साल मान लेता हूं जिस टाइम पे वो पैसा क्या बोलते हैं नहीं कमाता या फिर खर्च करता है, जिसको हम बोलेंगे फ्यूचर। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर। प्रेजेंट में जो भी इनकम होगी उसका मैं दिखाऊंगा Y0 से, और जो भी कंजम्पशन होगा उसको दिखाऊंगा C0 से। फ्यूचर में जो भी इनकम होगी उसको C1 से दिखाएंगे, मतलब कंजम्पशन जो भी होगा C1 से, और इनकम जो भी होगी उसको Y1 से दिखाएंगे। सिंपल जी। अब समझिए, मान लेते हैं पूरी लाइफ टाइम में कोई बंदा 1 लाख रुपए कमाएगा। कितने रुपए कमाएगा? 1 लाख रुपए। तो क्या कर सकता है? वो कर सकता है कि अभी कंजम्पशन क्या करे, वो 0, और बाकी सारा कंजम्पशन बाद में करे, यानी 1 लाख रुपए बाद में करे, खाए। ऐसा हो सकता है, बहुत अच्छी बात। या फिर ये भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में 0 कंजम्पशन करे और सारा पैसा आज ही खा जाए। लेकिन ये दोनों ही केस बहुत रेयर होते हैं कि किसी को देखने को मिले नॉर्मली, क्योंकि अभी अगर वो नहीं खाएगा तो फिर अभी भूखा मर जाएगा, तो फ्यूचर में तो कुछ खा ही नहीं पाएगा। सेम ऐसे ही अगर अभी सारा खा जाएगा तो फ्यूचर में कुछ नहीं खा पाएगा, भूखा मर जाएगा। इसलिए जो कोई भी इंसान होता है वो क्या करता है, बेसिकली थोड़ा पैसा अभी खाता है और थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए बचा देता है। सिंपल। लेकिन अब समझिए, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मैंने 50,000 कमाए और 50,000 ही खा लिए, इस साल की मेरी इनकम हो गई है, मेरी करंट ईयर मैंने यूज कर ली। जो मेरी फ्यूचर ईयर होगी, मतलब जो मेरी फ्यूचर में इनकम होगी 50,000 रुपए, उसको मैं जब कंजम्पशन करने जाऊंगा तब इसके अंदर क्या कंसेप्ट आते हैं? इसके अंदर कंसेप्ट का टॉपिक आता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब ये भी इसके अंदर कैसे घुस रहे हैं भैया? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपकी इनकम आई है 1 लाख रुपए और आपने अभी खाने के लिए कितने रुपए बचा लिए? पूरे 50,000 रुपए बचा लिए। मतलब इस टाइम पे आप खा रहे हो 50,000, तो आपके पास बचे होंगे फ्यूचर में खाने के लिए कितने? 50,000 रुपए। और वो पैसा ज्यादातर लोग कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करने से उनका जो पैसा है वो 50,000 से बढ़ के 55,000 60,000 हो जाता है, क्योंकि उस पे उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। यानी कि फ्यूचर में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम निकालनी है, फ्यूचर में मेरी इनकम कितनी होगी? देखो अभी तो आपकी इनकम कितनी है? 50,000। फ्यूचर में उस पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। मान लेता हूं मैं इंटरेस्ट रेट हो गया 10%। कितना हो गया? 10%। इंटरेस्ट को मैं आर बोलता हूं, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट हो गया 10%, तो 50,000 का 10% जब आप निकालोगे तो कितना आ गया? ये आ जाएगा 5,000। कितना आ गया? 5,000। तो 50,000 जमा में 5,000, यानी कि आपको टोटल फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा खाने के लिए? 55,000। समझा? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो अभी खाने के लिए 50,000 अगर आप निकाल रहे हो, तो आप बाकी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके फ्यूचर में आप 50,000 की जगह खाने के लिए कितना पैसा ला सकते हो? 55,000 रुपए ला सकते हो। समझी? और ऐसा 55,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे एक टॉपिक आ जाता है, कौन सा? इंटरेस्ट रेट का। इसका टॉपिक आता है इंटरेस्ट, आर। ठीक है जी? और इंटरेस्ट की वजह से ही जो पूरा कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है। कैसे? इसमें से एक बार कॉमन ले लेते हैं ताकि मैं इनकम निकाल पाऊं, एक फॉर्मूला बना पाऊं आपके लिए। तो आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है मल्टीप्लाई में Y0 मल्टीप्लाई में R अपॉन में 100। अब जब मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं Y0, यानी कि मैंने इनकम कॉमन ले ली, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 1 प्लस में R अपॉन में 100। अच्छा, 100 ना लिखूं मैं, परसेंटेज की वैल्यू ना लगाऊं, मैं सीधा 0.1 लिख दूंगा। ऐसे 10% होगा तो 0.1 लिख दूंगा, है ना? तो इसलिए मैं सीधा बोल सकता हूं कि ये ऐसा है। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? फ्यूचर की इनकम का। तो फ्यूचर में जो आपकी इनकम होगी वो कैसे निकलेगी? Y0 प्लस में, सॉरी Y0 ब्रैकेट में 1 प्लस में R। और वहीं पे अगर आपको वापस से प्रेजेंट इनकम निकालनी है, मैं कह रहा हूं फ्यूचर में आपकी इनकम मान लेते हैं 55,000 है, 55,000 आपको फ्यूचर में कंजम्पशन करने को मिलेगी इनकम। समझे? तो उसकी आज के टाइम पे वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, ये जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी कि प्रेजेंट इनकम अगर आपको निकालनी है, Y0 अगर आपको निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? Y1 अपॉन में 1 प्लस में R। सिंपल। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, आ भी रहा आंसर या नहीं आ रहा? देखो हमको क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, और वो कैसे निकलेगी? जो फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है 55,000, उसको आपको डिवाइड करना है किससे? 1 प्लस में R से। R कितना था? इंटरेस्ट रेट 0.1, यानी 10%। तो हो गया 0.1। 0.1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55,000 डिवाइड बाय 11, और 5511 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी कि कितना आएगा? 11 5 55। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए कितना कितना कितना? हाँ जी, 5,000। 5,000 कैसे हो रहा है ये? ओह शिट 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 शिट।
एक गलती कर दी भाई, 1 और 0.1 को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 1.1। क्या आता है? 1.1। 1.1 मतलब होता है, क्या बोलते हैं, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा, तो बस 11 से काटेंगे तो 5 आ गया, 5000 गुणा में जीरो ये हो गया, मतलब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे डिवाइड करके इसको मतलब जोड़ के इसको 11 लिख दिया था, 1.1 आएगा। तो 50,000 आपकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। अगर आप फ्यूचर में 55,000 कमा रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी रहेगी प्रेजेंट वैल्यू 50,000। सुन में, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये कंसेप्ट है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, क्या बोलते हैं, अगर आपको वो निकालना हो, y1 निकालना हो, यानी कि अगर आपको फ्यूचर में कोई इनकम निकालनी हो उसका, और जो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहा। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, बढ़िया, बहुत अच्छे। और ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख के दिखा रखा है। देखो, इस थ्योरी का मानना होता है कि मेरा इनकम और कंजम्पशन बराबर है, और इनकम और कंजम्पशन अगर बराबर होगा तो फ्यूचर का कंजम्पशन, फ्यूचर की इनकम भी क्या होगी, बराबर। दैट्स वाई जो फॉर्मूला बना वो यही बना। यहां पे जो मैंने टाइम पीरियड ले रखा है वो मैंने एक ही साल ले रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइम पीरियड है ना। हाँ जी, एक ही साल का निकालना है बस हमको। लेकिन यहाँ पे आप कितने भी टाइम पीरियड लगोगे तो बस यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे टी आ जाएगी, यानी कि पावर आ जाएगी जो भी होगी। जैसे 4 साल का निकालना है इंटरेस्ट तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे बस, खाली नीचे वाले में, ऊपर वाले में कोई जरूरत नहीं है। वो तो बस ऐसे ही दिखा रखा है कि फ्यूचर की वैल्यू लेनी है, पावर मेन ये वाली है। सिंपल जी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बता रखा है कि प्रेजेंट कंजम्पशन बराबर होता है प्रेजेंट इनकम के, बस इतना बता रखा है। इनकम और कंजम्पशन बराबर है और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बस है खाली। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। तो टू मॉडल थ्योरी के अंदर अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा एक यूटिलिटी फंक्शन होता है और एक होता है बजट फंक्शन। सिंपल, यूटिलिटी फंक्शन कैसे निकलता है, सारी कंजम्पशन को जोड़ के, बहुत सिंपल है, आईसी कर्व की तरह डायग्राम दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा। सिंपल जी, चलिए। दूसरा जो बजट फंक्शन होता है वो मेन सीखना है, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और उसको सीखने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा कि इनकम और कंजम्पशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, लॉन्ग टर्म के अंदर। और लॉन्ग टर्म के अंदर इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, इस वजह से हमने एक फॉर्मूला सीखा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। देखो, प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा है तो ये फॉर्मूला पहले से आपको आता होगा। अगर आपने नहीं सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट तब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं समझा रहा हूं बस ये गुड़गम्मा करके। ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये फॉर्मूला है क्या चीज, समझे। तो प्रेजेंट वैल्यू यानी जो कंजम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू है वो इनकम की प्रेजेंट वैल्यू के क्या होगी, इक्वल होगी। बस हमने ये सीखा अभी तक। अब इस फॉर्मूले से हमने ये बजट लाइन बनाई कैसे है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। सिंपल जी, तो अभी तक जिसको नोट करना है नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं, मिटो के समझाता हूं आपको ये बजट लाइन कैसे बनाई है हमने। सिंपल जी, इस फॉर्मूले की हेल्प से। चलो जी, हाँ जी, श्योर है। चलिए फिर तो अब बात करते हैं कि ये बजट लाइन जो है हमने बनाई कैसे। बजट, देखो, इस पूरे कंसेप्ट के अंदर हमने टाइम फ्रेम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है करंट ईयर और एक होता है फ्यूचर ईयर। ठीक है जी। अब फ्यूचर ईयर और करंट ईयर में रिलेशन कैसे दिखाई देता है वो हमने देखा यहाँ पे अभी भी, कि इनकम और कंजम्पशन क्या होती है, बराबर। अब क्योंकि इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं तो देखिए ये C0 का मतलब क्या है, करंट कंजम्पशन, और ये C1 का मतलब होता है फ्यूचर कंजम्पशन। तो जो फ्यूचर कंजम्पशन होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जैसे मान लेते हैं मैं फ्यूचर में 55,000 रुपए खर्च करूंगा, लेकिन उसकी प्रेजेंट के टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है अभी, 50,000 रुपए। और ये अभी जो मैं कंजम्पशन कर रहा हूं 50,000 रुपए, वो दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, इनकम के बराबर होना चाहिए। और इनकम भी दो तरह की, एक अभी कौन सी इनकम, ये है प्रेजेंट इनकम Y0। प्रेजेंट इनकम मेरी कितनी है, 50,000 रुपए, मैंने अभी कितना कमाया, 50,000 रुपए। एक मैं फ्यूचर में इनकम कमाऊंगा, जैसे आपकी सैलरी नहीं बढ़ जाती कई बार, वो सैलरी क्यों बढ़ती है, क्योंकि देश में इन्फ्लेशन हो जाता है, इस वजह से सैलरी बढ़ जाती है। तो ये भी मान सकते हो आपकी जो आपको सैलरी 55,000 मिल रही है फ्यूचर में, वो 55,000 और कुछ नहीं है, वो इन्फ्लेशन की वजह से महंगी हो चुकी है। यानी एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू सैलरी की 55,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी रही होगी, 50,000 रुपए ही रही होगी। तो जो फ्यूचर में आपकी इनकम, टोटल इनकम जो होने वाली है वो हमेशा किसके बराबर होने वाली है, टोटल कंजम्पशन के। सिंपल जी। और ये पूरा फॉर्मूला बना हुआ है। अब ये फॉर्मूले में ये मत बोलना भैया C0 और मतलब इनकम और कंजम्पशन बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इसके साथ ये कैसे आ गया, ये कुछ नहीं है। फ्यूचर में जो आप कंजम्पशन करने वाले हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर में जो इनकम कमाने वाले हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो इनको जोड़ के यानी कि टोटल इनकम, अभी की इनकम फ्यूचर की इनकम बराबर है टोटल कंजम्पशन के, अभी का कंजम्पशन प्लस में फ्यूचर का कंजम्पशन। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मूला बना हुआ है, और ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, अब बजट लाइन। अब ये बजट लाइन कैसे बनाएंगे जी, इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे बनाएंगे जी, समझिए। मेन बजट लाइन बनाने के लिए हमको बस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट मतलब पॉइंट निकालना होता है। और ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। तो पॉइंट निकालने का मतलब होता है, अब ये जो ये वाला एक्सिस है, यहां पे क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, कोई भी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वाई की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी, ये वाई बना है, ठीक है, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
और यहाँ पे y जीरो पे यानी कि x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो हो जाएगी और x की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, ऐसे ही होता है, सिंपल जी। चलिए तो हम यहीं से एक काम करते हैं, एक बार हम कंजम्पशन जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी अगर मैं सारा पैसा अभी खा जाता हूं तब उस पे कंजम्पशन पे मतलब इनकम कितनी होनी चाहिए उसके लिए। दूसरा मैं निकाल लेता हूं C1 की वैल्यू, यानी कि अगर मैं सारा पैसा फ्यूचर में खाऊंगा, अभी जीरो मान लेता हूं मैं, अभी मैं कुछ भी नहीं खा रहा, तब उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से, सिंपल जी। तो एक बार निकाल के देखते हैं इनकी वैल्यू। हाँ जी, तो समझते हैं, ये पूरा फॉर्मूला है C0 प्लस में C1 1 प्लस में R इक्वल टू Y0 प्लस में Y1 अपॉन में 1 प्लस में R, सिंपल। अब ये दो पूरा डायग्राम बनाने के लिए, बजट लाइन बनाने के लिए, तो मैं मान लेता हूं लेट एज्यूम C0 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। मैंने क्या एज्यूम किया कि जो कंजम्पशन अभी मैं कर रहा हूं वो क्या है, जीरो। मैं सारा का सारा क्या करूंगा, फ्यूचर में कंजम्पशन करूंगा, मैं अभी एक भी रुपया नहीं खा रहा, सिंपल जी। तो फ्यूचर में मैं कितना कंजम्पशन कर पाऊंगा वो कैसे निकाले, सुनिए। जैसे वो था ना, मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैं क्या बताने चाहता था, हाँ मान लेते हैं मेरे पास वही 1 लाख रुपए है, 1 लाख में से अगर मैं 50,000 रुपए भी खा लूं तो फ्यूचर में कितना खा पाऊंगा, 50,000 रुपए, सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं अभी जीरो कंजम्पशन करूं तो फ्यूचर में कितना कंजम्पशन करने को मिलेगा, तो वो मिलेगा 100 का कंजम्पशन। अच्छा, अगर मैं सारा का सारा कंजम्पशन अभी कर लूं तो फ्यूचर में कितना कंजम्पशन होगा, जीरो, यानी कि फ्यूचर में जीरो कंजम्पशन करूंगा तो अभी अभी सारा कंजम्पशन करूंगा तो अभी कितना कर सकता हूं, 100। बस इसी की हेल्प से हम क्या बना सकते थे, क्या बना सकते थे, बजट लाइन। कैसे बनाते थे, 0 50 और यहाँ पे 100, ऐसे यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, सिंपल। अब देखो, जब एक वैल्यू, इसको मान लेता हूँ x एक्सिस, इसको मान लेता हूँ y एक्सिस, जब x एक्सिस 0 है तो y एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 100, ये रहा। जब y एक्सिस 0 है तब x की वैल्यू कितनी है, 100, यानी कि ये रहा पॉइंट। दोनों 50-50 पे है तो कौन सा पॉइंट है, 50-50, मतलब कि ये रहा पॉइंट, सिंपल। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला लो तो ये आपका डायग्राम बन गया। वैसे तो आप डायग्राम खाली 2 पॉइंट से भी बना सकते थे, तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं थी, बस खाली वो वेरीफाई करने के लिए हमने 50-50 की वैल्यू लेके बना दिया। सेम यही कंसेप्ट, यही लॉजिक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं कि अगर मैं अभी कंजम्पशन जीरो कर देता हूं, अभी का प्रेजेंट का कंजम्पशन जीरो कर देता हूं, तो फ्यूचर में कितना कंजम्पशन कर पाऊंगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो जब मैंने चेक किया मेरे को पता चला फ्यूचर में कितना कंजम्पशन कर पाऊंगा, तो ये वैल्यू जीरो हुई, इसको हटा दो, तो यहाँ पे बच गया C1 प्लस में 1 प्लस में R इक्वल टू Y0 प्लस में Y1 अपॉन में 1 प्लस में R, सिंपल। अब ये 1 प्लस R जो है वो यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई। दैट्स वाई हम कह सकते हैं Y0 1 प्लस में R और प्लस में Y1 अपॉन में 1 प्लस में R मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में R। ये जो Y है मतलब R प्लस 1 प्लस R था, ये इधर आके इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम इसको इससे काट सकते हैं, यानी कि फ्यूचर का जो कंजम्पशन होगा वो उसकी वैल्यू होगी क्या, 1 प्लस में R प्लस में Y1, सिंपल जी। तो आप देख सकते हो जब C1 की वैल्यू निकालनी है, जब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, C1 की वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर के कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, उसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये अब इनकम, फ्यूचर इनकम, और Y0 1 प्लस R, Y0 1 प्लस R, सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरा फ्यूचर का कंजम्पशन, ये क्या है मेरा फ्यूचर का कंजम्पशन। सेम इसी तरीके से अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा फ्यूचर में कंजम्पशन क्या है, जीरो, तो लेट्स अज्यूम कि मैं फ्यूचर में कंजम्पशन क्या करूंगा, जीरो। मैंने क्या अज्यूम किया कि मैं फ्यूचर में कंजम्पशन जीरो करूंगा, तो अब मेरी इस टाइम पे मैं कितना कंजम्पशन कर पाऊंगा वो चेक करते हैं। अब क्योंकि मैंने यहां पे फ्यूचर में कंजम्पशन जीरो कर दिया तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये वैल्यू जीरो हो गई तो अपॉन में चाहे कुछ भी हो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो। अब ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई तो C0 की वैल्यू क्या आई, C0 की वैल्यू आ गई Y0 प्लस में Y अपॉन में 1 प्लस में R। तो अब देखोगे यही फॉर्मूला आपको यहां पे दिखाई देगा जब हमने कंजम्पशन को क्या माना है, C1 को जीरो माना है। यहां पे क्या था, हमने C0 को जीरो माना था, अभी के कंजम्पशन को हमने जीरो माना था, तब ये बना था। ये बनेगा जब हम फ्यूचर के कंजम्पशन को क्या मानेंगे, जीरो। और इसी से लाइन ड्रॉ होके पूरी पूरी हमारी क्या बन गई है, बजट लाइन। अच्छा, अब बात आती है भैया बजट लाइन का स्लोप कैसे निकाला, वो जो 1 प्लस R दिखाई दे रहा है वो स्लोप कैसे निकाला। आपको मैंने पिछले ही थोड़े टाइम पहले ही एक कंजम्पशन का फॉर्मूला सिखाया था। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या सिखाया था भैया आपने, मैंने सिखाया था, कहां लिखूं, यहां पे कंजम्पशन का फॉर्मूला था C बार जमा में BY, और मैंने बोला था जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो स्लोप आ जाता है। तो कंजम्पशन का स्लोप होता है MPC, और वो कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव करने पे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, BY का डेरिवेटिव हो जाता है B, सिंपल। यानी कि MPC की वैल्यू किसके बराबर होती है, B के बराबर। तो मैंने ये सिंपल सा ये बताया था कि जो भी
आपको फॉर्मूला निकालना है या फिर जिसका भी स्लोप निकालना है, उसकी ये वाली जो वैल्यू होती है, इनकम के साथ वाली जो वैल्यू होती है, वो आपके लिए क्या बन जाती है? स्लोप। सिंपल। आप इसी फॉर्मूले में देख लो, कंजम्पशन का फॉर्मूला ये, C1 का फॉर्मूला ये, C1 की वैल्यू ऐसी तो है, सिंपल जी। तो ये क्या बन गई? देखो C1 की फॉर्मूला यही है, मतलब C1 का फॉर्मूला यही है। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो जो भी इनकम के साथ मेरी वैल्यू है वही मेरा क्या बन जाएगा? स्लोप। तो इनकम के साथ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? 1 + R, तो ये 1 + R मेरा क्या बन गया? स्लोप। वो कहता भैया माइनस क्यों आया? अब क्योंकि बजट लाइन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस वजह से मेरे को क्या लगाना पड़ा? यहाँ पे माइनस का निशान लगाना पड़ा, बाकी और कुछ नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। बस ये था कि हमने बजट लाइन कैसे डिराइव किया। अब देखिए यूटिलिटी फंक्शन हमने कैसे डिराइव किया, वो और कुछ नहीं है, उसमें ज्यादा समझना नहीं है, आईसी कर्व की तरह ही है। सारे कंजम्पशन को जोड़ते जाते हैं तो फिर हमारा क्या आता है? कंजम्पशन कर्व। एपीसी आपने डायग्राम सीखा था, ये वही है। लॉन्ग टर्म में एपीसी कैसा होता है? लॉन्ग टर्म में एपीसी आईसी कर्व की तरह होता है। एपीसी पढ़ा था ना आपने, एपीसी, ये था एपीसी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एपीसी, कंजम्पशन फंक्शन हमारे सारे के सारे। सिंपल जी। तो ये बजट फंक्शन, ये कंजम्पशन फंक्शन। अब हम देख लेते हैं हमारे को जो ऑप्टिमल कंजम्पशन है वो कहां पे होगा। अब समझिए हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शन है, U0, यूटिलिटी 0, यूटिलिटी 1 और यूटिलिटी 2। यूटिलिटी 2 दिखा रहा है हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखो यूटिलिटी 0 पे हम कितना कंजम्पशन कर पाएंगे? हमको इतना खाने को मिलेगा फ्यूचर में और इतना खाने को मिलेगा प्रेजेंट में। तो आप खुद देखो ना, हमको प्रेजेंट में भी कम खाने को मिल रहा है, हमको फ्यूचर में भी कम खाने को मिल रहा है, तो मजा ही तो आएगा ही नहीं इसमें। समझे जी? हम समझ ही नहीं पाएंगे हम यहाँ पे रहें या फिर यहाँ पे रहें, हम इंडिफरेंट हो जाएंगे। समझे? तो इसलिए हमको थोड़ा सा हायर सेटिस्फेक्शन चाहिए और उसके लिए हमको थोड़ा ज्यादा खाने को मिले, और ज्यादा खाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा उस पे जो हमारा हायर यूटिलिटी फंक्शन है उस पे जाना पड़ेगा। हायर यूटिलिटी फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? Y1। वैसे तो Y2 भी है सबसे हाईएस्ट, लेकिन वहां क्या है कि यहाँ पे हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात से बाहर है वो फंक्शन, हम बजट लाइन से ऊपर जा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं ले सकते। तो इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा हमको? Y1 पे, सॉरी U1 पे, यूटिलिटी फंक्शन 1 पे। और कहीं पे वो टेंजेंट है या फिर कहीं पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पे वो टच कर रहा है हमारी बजट लाइन को, हमारी औकात के अंदर आ रहा है। हाँ जी आ रहा है, इस पॉइंट पे। यही पॉइंट हमारा बन जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल। जहां पे हमको इतना क्या बोलते हैं करंट ईयर में कंजम्पशन करने को मिलेगा और इतना हमको फ्यूचर में प्रेजेंट में कंजम्पशन करने को मिलेगा। यहाँ पे प्रेजेंट में कंजम्पशन करने को मिलेगा इतना और फ्यूचर में कंजम्पशन करने को मिलेगा इतना। सिंपल जी। तो ये हमने डिराइव कर लिया अपना ऑप्टिमल कंजम्पशन। तो दिक्कत नहीं, किसकी हेल्प से? बजट लाइन की हेल्प से और आईसी कर्व की हेल्प से। वही सेम कंसेप्ट है बजट लाइन और आईसी कर्व की हेल्प से, बस हमने बजट लाइन कैसे बनी थी इस टाइम में, इस कंसेप्ट पे, तो वो हमने सीखा था। ये पूरा क्या बोलते हैं थ्योरी बना के ड्राइव करके। सिंपल जी। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं सेकंड पार्ट में करवा दूंगा। वैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो कीन्सन कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर थोड़े से कम आते हैं। इसमें थ्योरी आती है तो आपको यही सब लिख के आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अब लास्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक आएगा बस, खाली क्या बोलते हैं आयरविंग फिशर इंटर टेम्परल ऑप्टिमल मॉडल। ठीक है जी। आयरविंग फिशर इंटर टेम्परल ऑप्टिमल मॉडल के बारे में हम सीखेंगे। नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं ना अंग्रेजों के कि जबान से निकलते नहीं है, इतना बोलने के बाद ना जबान लड़खड़ा जाती है। फिलहाल शुक्र है भाई। चलिए तो चालू करते हैं। एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चालू करते हैं। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। अब आता है आयरविंग फिशर इंटरटेम्परल ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वही सेम मॉडल का फॉलो किया गया है जहां पे हमने 2 पीरियड मॉडल का फॉलो किया था। सिंपल जी। जैसे हमने 2 पीरियड मॉडल सीखा था वैसे ही सेम यहाँ पे आपको आयरविंग सर ने भी बताया, मतलब फिशर सर ने भी बताया अपना मॉडल। और इसके अंदर क्या मानते हैं? जैसे आपने 2 पीरियड मॉडल के अंदर 2 कंजम्पशन के टाइप्स माने थे, एक होता है करंट कंजम्पशन, एक होता है आपका लिए फ्यूचर कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन जो होता है वो अभी जो आप कंजम्पशन कर रहे हो उसको बोलते हैं, और फ्यूचर कंजम्पशन जो होता है उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो इसमें आप 1 प्लस में आर करके निकालते हो। सिंपल। 1 प्लस में आर क्यों? क्योंकि कंजम्पशन जो होता है फ्यूचर का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है आपके की गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सिंपल इतना। चलिए, लेकिन अब क्या होता है, कई बार इन्वेस्टमेंट आपकी डूब भी जाती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है, और उस लॉस को हम इस टॉपिक के अंदर बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं जी? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो होता है उससे हमारा जो मॉडल है वो कैसे इफेक्ट होता है उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। सिंपल जी। डिस्काउंट से कैसे इफेक्ट होता है? जो डिस्काउंट होता है इसके अंदर हम उसको नाम देंगे लैम्डा। अब यहां पे कैसा डायग्राम बनता है वो समझिए। यूटिलिटी फंक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं आने वाले।
ठीक है जी। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे भी बोला गया है पॉजिटिव होती है। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव मतलब गिरेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन पॉजिटिव होगी। और क्यों बोला गया है ये आप निकाल के भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको हमको कंबाइन करना पड़ता है, तब यूटिलिटी फंक्शन आता है। और यूटिलिटी फंक्शन जो होता है, आप क्योंकि यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा रहा है सभी फंक्शंस को, इसलिए आप इसको लोगरिथम सी के नाम से भी दिखा सकते हो, यानी कि log c के नाम से भी दिखा सकते हो। अब जब क्योंकि आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है चेंज इन यूटिलिटी फंक्शन, चेंज इन यूटिलिटी फंक्शन। अब चेंज इन यूटिलिटी आपको निकालना है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, बस डेरिवेटिव करके। तो जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे डीसी बाई डी करोगे, वैसे ही आपका आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। और वो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, इसका डेरिवेटिव पढ़ने पे। log c का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/c। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं इसका जो फंक्शन होगा वो ऐसा होगा, कैसा, डिक्रीजिंग, क्योंकि दिख रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एक इंक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है, किसके साथ, कंजम्पशन के साथ। यानी कंजम्पशन बढ़ेगा तो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी। सिंपल जी, इनवर्स रिलेशन है ना, इस वजह से ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन हाँ ये पॉजिटिव रहेगा। और ये बात मेरे को कैसे पता चला कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से, इसका डबल डेरिवेटिव करके। जैसे ही आप डबल डेरिवेटिव करोगे डी का सी का बाय डी वाई से, ठीक है जी, डबल डेरिवेटिव किया तो 1/c का डेरिवेटिव देता है -1/c²। सिंपल जी, बिल्कुल। जैसे आपने डबल डेरिवेटिव किया वैसे ही आपको पता चला यहाँ पे जो फंक्शन आ चुका है उसके अंदर क्या आ चुका है, माइनस साइन, यानी नेगेटिव साइन आ चुका है। जैसे ही आपका नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे फंक्शन के अंदर, हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका क्या रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। सिंपल जी, कोई डाउट्स तो नहीं, आसान था, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है पूरा कौन सा, आयरविंग फिशर इंटर टेम्परल ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। सिंपल जी। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात और कह रखी है इन्होंने, वो भी एक समझ लेते हैं साथ ही में, क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट के साथ क्या रिलेशन दे रखा है इन्होंने, बस एक सिंपल सा रिलेशन बता रखा है डिस्काउंट के साथ, जैसे इंटरेस्ट था वैसे डिस्काउंट। एक फॉर्मूला लगाना है छोटा सा, कौन सा वाला, ये वाला, 1 + लैम्डा अपॉन में 1 + r लैम्डा, मतलब 1 + r। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है तब यहाँ पे जो कंजम्पशन फंक्शन है वो आपका कैसा दिखाई देगा, आपको डिक्रीजिंग दिखाई देगा, घटता हुआ दिखाई देगा। सिंपल। वहीं पे अगर आपको 1 + लैम्डा अपॉन में 1 + r की वैल्यू 1 से ज्यादा दिखाई देती है तब आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाई देगा। और अगर आपको 1 + लैम्डा अपॉन में 1 - में लैम्डा 1 + r की वैल्यू 1 के बराबर दिखाई देती है तो आपको कांस्टेंट कंजम्पशन पाथ देखने को मिलेगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो आपने कंजम्पशन यूटिलिटी फंक्शन सीखा था आईसी कर्व की तरह, वो ऐसा होगा, डिक्रीजिंग कंजम्पशन पाथ देखने को मिलेगा आपको अगर आपका ऐसा डायग्राम बनता है तो। ओ सॉरी, ये तो इंक्रीजिंग है, सॉरी, ना, ये ठीक है, सही है। अगर आपका 1 + लैम्डा प्लस अपॉन में 1 + r की वैल्यू 1 से कम मिलती है तो आपको ऐसा यूटिलिटी फंक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आपकी 1 से ज्यादा वैल्यू है तब आपको पीपीसी जैसा, यानी ऐसा फंक्शन देखने को मिलेगा। और अगर आपकी 1 के बराबर की वैल्यू है तब एक कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा, यूटिलिटी फंक्शन। सिंपल जी। तो ये था आयरविंग का, यानी कि फिशर सर का इंटर टेम्परल ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। सिंपल जी। चलिए, तो यहां पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना, हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कर जाना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको। ठीक है जी। चलिए, अच्छा जाते से पहले एक छोटी सी बात और, क्या, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूर नहीं इसी बुक के, किसी भी बुक के नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी। ज्यादा प्राइस है नहीं, 150 से 200 के बीच में प्राइस होता है, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसका नोट करना है भाई नोट कर लेना, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, खत्म हो गया।